हेलो दोस्तों। तो आज हम हिंदू न्यूज़पेपर 13 मई का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे इस वीडियो में। तो इसमें हमने जो जो इम्पोर्टेंट खबर है आपका उसको हमने रखा है। जो भी इस पेपर में इम्पोर्टेंट है, आपका एडिटोरियल हो या बाकी न्यूज़ हो, और उसको हम एनालिसिस करेंगे डिटेल में, जिसका आप नोट्स भी बना सकते हैं। जो जो मेन पॉइंट्स है उसका आप नोट्स अपना बना सकते हैं अलग से, ताकि आप बाद में रिवाइज कर पाएँ पेपर वाइज, जीएस पेपर वाइज। और इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखें, ताकि आपका पूरा जो पेपर है वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा हमारा जो वीडियोस हैं, बाकी प्लेलिस्ट सेक्शन को आप जरूर विजिट करें। उस पे आपको एनसीईआरटीज का, इकोनॉमिक्स का, बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, सारी चीज़ों को जो है हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके उस पर कुछ लेक्चर्स डाले हैं, और भी हम ऐड करते रहेंगे। तो उसको आप जरूर देखें, ताकि आपका जो एग्जाम प्रिपरेशन है वो आसानी से, फ्री में आपका जो अच्छे से हो जाएगा। और इस चैनल को जरूर आप इसके लिए सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन दबा सकते हैं, ताकि आपको जो वीडियोज हम अपलोड करेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा और आप उसको देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहला जो आपका न्यूज़ है, अपोजिशन अर्जेस पीएम टू स्टार्ट फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन पॉलिसी के बारे में हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, न्यूज़ अदल आर्टिकल्स आ रहा है। कल भी मैंने कहा था कि वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर के आप अलग से एक अपना नोट्स बना लें। उसमें क्या क्या जो है पॉजिटिव है वैक्सीनेशन पॉलिसी। पहली बात तो क्या है इंडिया की वैक्सीनेशन पॉलिसी अभी, पहले क्या थी, जो हमने देखा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन हो गया, पल्स पोलियो टीकाकरण हो गया। उसके अलावा अभी जो गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन पॉलिसी है उसके पीछे क्या रीजन है, उस गवर्नमेंट का क्या रीजन है, उसके अलावा उसमें क्या चेंजेस लाने चाहिए, क्या क्या उसमें लूफोल्स है, वो सारी चीज़ें को आप जरूर लिखें, ताकि इस पे जो क्वेश्चंस हैं, अगर कोई आता है मेंस में, जो कि आ सकता है आपका मेंस में या इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे, तो उसमें आप उसको एक पूरा ओवरऑल एनालिसिस आप दोनों साइड का कर सके उसको। तो उसी को लेकर के ये यहाँ पे एक जो चिट्ठी है ना, अपोजिशन लीडर ने लिखी है प्राइम मिनिस्टर को, कि भाई आप जो है स्टार्ट करने के लिए फ्री यूनिवर्सल मास वैक्सीनेशन कैंपेन को स्टार्ट करने की जरूरत है। अभी क्या है बेसिकली, अभी जो है 18 से 44 साल के लिए जो है पेड वैक्सीनेशन एक तरह से है। स्टेट्स अगर फ्री दे रहे हैं तो अलग बात है, अदरवाइज स्टेट्स को जो कुछ पैसा पेमेंट करके वैक्सीन खरीदना पड़ रहा है अलग से, और प्राइवेट सेक्टर भी खरीद रहे हैं। और बाकी जो है 45 एंड अबव जो है वो बेसिकली एक तरह से फ्री वैक्सीनेशन है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कर रही है। तो ये पूरा अभी वैक्सीनेशन पॉलिसी मोटा मोटी है। इसको डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। कॉस्ट अलग अलग है, दो कंपनियां बेसिकली है जिन्होंने कॉस्ट अपना बताया है, सीरम इंस्टीट्यूट ने और भारत बायोटेक ने। तो इसको लेकर के बेसिकली यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आप जो है एक तो पूरा फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन स्टार्ट किया जाए। जीएसटी जो है रेमडेसिविर या बाकी जो वैक्सीन ऑक्सीजन पे, उस पे आप हटाइए जीएसटी, ताकि जो है कंज्यूमर तक, कस्टमर को फायदा हो सके, दवाइयाँ सस्ती हो सके, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो सस्ता हो सके। इसके अलावा जो नेक्स्ट है आईसीएमआर, जो एजेंसी हमारी हेल्थ मेन एजेंसी जो है, उनके डीजी ने कहा है कि 6 से 8 वीक का लॉकडाउन और चाहिए उस जगहों पर जहां पर 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है, उन डिस्ट्रिक्ट्स में या उन शहरों में। तो 10% पॉजिटिविटी रेट मतलब कितना हम टेस्ट कर रहे हैं, उसके कितने परसेंट लोग जो है पॉजिटिव आ रहे हैं। तो उसको इन्होंने कहा है तकरीबन 3/4 ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट है, इंडिया का 718 डिस्ट्रिक्ट टोटल है, उसमें से 3/4 डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा है। तो यहाँ पे 3-4 वीक का लॉकडाउन, सॉरी 6 से 8 वीक का लॉकडाउन जो है और जरूरी है, ये ऐसा इन्होंने अपना व्यू दिया है। तो ये बेसिकली वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर के और कैसे पेंडेमिक को कंटेन किया जाए, उसमें एक सजेशन आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है विल मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर एनआरसी रीवेरिफिकेशन, आसाम सीएम। तो ये जो नए आसाम सीएम ने वोट लिया है कल, तो उन्होंने कहा कि जो एनआरसी यहाँ पे हुआ था आसाम में, पहला बार एनआरसी हुआ था आपका आसाम में ही, तो वहाँ पे जो है उसको फिर स्क्रैप कर दिया गया, कुछ उसमें देखा गया कि सही नहीं हुआ जो भी कुछ। तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो अप्रोच करेंगे सुप्रीम कोर्ट को फिर रीवेरिफिकेशन के लिए, कुछ जगहों पे अप टू 20% इंट्रीज इन एरिया बॉर्डरिंग बांग्लादेश, जो बांग्लादेश बॉर्डर एरिया, वहाँ पे 20% इंट्री को रीवेरीफाई किया जाए, और 10% जो इंटीरियर एरिया आसाम में उसको रीवेरीफाई किया जाए, ताकि एनआरसी को हम सही दुरुस्त कर सके और उसको हम रोल आउट कर सके। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप जो है, ये आई थिंक 2 साल पहले की बात है, ये न्यूज में काफी आया था। तो इस पे हमने डिटेल वीडियो भी हमारा है, जिसका मैं लिंक यहाँ पे कार्ड में दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसको आप देख सकते हैं। तो उसको जरूर आप देखें। एनआरसी क्या है, सीए बिल जो क्या है, इसका प्लस और माइनस पॉइंट्स सारे हमने इसमें कवर किए हैं, क्यों जरूरी था एनआरसी। एक जो आसाम अकॉर्ड था उसके अकॉर्डिंग्स में बेसिकली ये लेके आया गया है सीए। तो इसको देख करके आप जरूर इसको डिटेल में देखें, ताकि आपका जो कवर हो जाइए एनआरसी के बारे में। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है इन द एडिटोरियल्स, द साइंस टीचिंग एंड ट्रेडिशनली
इंडिया नीड, सस्टेनेबिलिटी इंडिया नीड्स। तो बेसिकली उन्होंने साइंस टीचिंग पे कुछ कहा है कि जो हमारी पढ़ाई है स्पेशली साइंस सब्जेक्ट्स को लेकर के, उसमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। तो पहला तो इन्होंने कहा स्कूल चिल्ड्रन में स्कोर मार्क्स बाय गिविंग करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस, हाउ कैन मॉस्किटो बी स्टॉप फ्रॉम ब्रीडिंग। तो इसको उन्होंने मॉस्किटो का एक एग्जांपल लिया मलेरिया का। तो कैसे बेसिकली बस जो यहाँ भी क्या होता है पढ़ाई में कि स्टूडेंट्स जो है बेसिकली रट के जाते हैं एक तरह से, और कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं उसको आपने आंसर लिख के दे दिया। लेकिन कुछ टास्क जैसे होता है कि टास्क दिया जाना चाहिए बच्चों को, गोइंग अराउंड नोटिसिंग स्टैग्नेंट पुडल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग रेनी सीजन्स कंटेनिंग विजिबल मॉस्किटोज टू लार्वा। तो बेसिकली इनका जो पूरा ये है आर्टिकल, इसमें कहा गया कि जो हम जैसे कहते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई मॉस्किटोज को आप कैसे हटा सकते हैं, तो पानी क्लियर कीजिए, पानी स्टैग्नेंट नहीं रहना चाहिए। तो उसको सिर्फ लिखना नहीं देना, आपको टेक्सचुअल टीचिंग नहीं होनी चाहिए सिर्फ बुक से, बल्कि स्टूडेंट को एक टास्क दिया जाना चाहिए कि वो अलग अलग के एरिया में जाके विजिट करे, देखे कि मॉस्किटो कैसा दिख रहा है, कैसे वो खड़े पानी में वो पनप रहा है, बढ़ रहा है, उसको देख आंखों से एविडेंस बेस्ड जो स्टडी होनी चाहिए। ये बेसिकली इन्होंने कहा है। उसी तरह इन्होंने माइक्रोब्स का भी कहा है, उसको हम देखेंगे अभी। तो once the lesson has been delivered and test based on it taken, there is no reason to recall its content in the later parts of the year except for final examination। तो ये अभी हमारा जो चलता है एग्जाम में कि आपने एक बार बता दिया, उसको टेस्ट ले लिया उसके ऊपर, कि उसको रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, बस फाइनल एग्जाम में आपको उसको रिकॉल करना होता है। वो क्लास आपका खत्म हुआ, नेक्स्ट क्लास में आप मूव किए, आपने उसको भूल गए आपको। तो ये जो आप अगर आप लेकिन टास्क बेस्ड करेंगे, आप एविडेंस लोगों को बच्चों को दिखाएंगे, चीजों को नंगे आंखों वो देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तब उससे क्या होगा, वो हमेशा उनको याद रहेगा, उसको अच्छे तरह से वो ग्रैस्प कर पाएंगे। तो यहाँ पे उसके बाद उन्होंने बताया दूसरा टाइफाइड फीवर, जॉन्डिस का जो वाटर बॉर्न डिजीजेज है, बेसिकली गंदे पानी से फैलता है। तो उन्होंने उसमें क्या है, अलॉन्ग विद एंटीबायोटिक वाटर प्यूरिफाइंग डिवाइसेज एंड बॉटल वाटर हैव डिस्टेंस फ्रॉम द क्रीम एक्सपीरियंस। तो ये हमने देखा है कि बेसिकली एंटीबायोटिक जब आया उसके बाद ये डिजीजेस कम हुई, और वाटर बॉइल्ड वाटर अपना जो फिर बॉटल्ड वाटर हो गया, या फिर वाटर प्यूरिफायर जो हम रखते हैं, तो हमें जब साफ पानी आने लगा तो ये डिजीजेस जो पहले एक तरह से लाइट थ्रेटनिंग था, बहुत ज्यादा फैलता था, वो कम हो गया है। तो ये इसमें क्लीन वाटर कैसे उसने बताया कि, तो उसमें कहा जाता है कि बॉइल्ड वाटर आपको पीना चाहिए। तो बॉइल्ड वाटर कैसे माइक्रोब्स को हटा रहा है, ये बच्चों को दिखाने की जरूरत है। उसके बाद टीचिंग ऑफ साइंस इज मोर देन टॉकिंग अबाउट साइंस एंड टेलिंग स्टूडेंट व्हाट ऑट टू बी डन। इन केसेज ऑफ बॉइलिंग वाटर से इन्होंने एग्जांपल दिया। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको कहा जाता है टाइफाइड या जॉन्डिस होता है, या फिर जो गंदा पानी नहीं पीना आपको, तो उसमें क्या कहा जाता है कि आप बॉइल्ड पानी पीजिए ताकि आपको जो है साफ पानी मिले। तो इन केस ऑफ बॉइलिंग वाटर इन्होंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल इट इज हार्डली इनफ टू से दैट हाई टेम्परेचर किल्स माइक्रोब। तो ये कहा जाता है बेसिकली, रीजन क्या है कि ज्यादा टेम्परेचर पे माइक्रोब मर जाएगा, तो पानी साफ हो जाएगा आपका, उसके अंदर कोई माइक्रोब्स होगा तो वो मर जाएगा, आपका पानी शुद्ध हो जाएगा पीने के लिए। To achieve the belief that it actually does, one needs to see microbes with one's own eye। यही इन्होंने कहा है। ऐसे यहाँ पे इन्होंने कहा कि मॉस्किटो को आप बच्चों को खुद अपने आंखों से देखना चाहिए, कैसे वो बढ़ रहे हैं खड़े पानी में, बैठे हुए पानी में। और उसी तरह से जो बॉइलिंग वाटर हम कहते हैं कि हाई टेम्परेचर पे मर जाता है, तो माइक्रोब्स को बच्चों को अपनी आंखों से देखने की जरूरत है कि कैसे वो माइक्रोब्स उसमें है, और कैसे पानी बॉयल करने के बाद वो नहीं है, मर रहा है। तो इस चीज को इन्होंने कहा ताकि बच्चे उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये पढ़ाई में हमें चेंजेस लाने की जरूरत है, स्पेशली साइंस में। तो फेल टू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, ये बेसिकली यही उन्होंने एग्जांपल दिया है। rather than belief based on evidence seen through microscope। तो माइक्रोस्कोप को अगर आप दिखाएंगे, उसको बिलीफ होगा उस बच्चे को, और वो ज्यादा उसको समझ में आएगा कि हाँ माइक्रोब्स होता है और ये हटता भी है, तो ये बच्चों को होगा। इसी तरह उन्होंने नोवल कोरोना वायरस का एग्जाम्पल दिया है। इसमें जैसे कहा जाता है कि भाई आप मास्क पहनिए, मास्क से क्या होगा, माइक्रोब जो है आपके अंदर नहीं आएगा, वायरस जो नहीं आएगा। तो मास्क भी जो इस तरह से बॉइलिंग वाटर की तरह है, जो कि इनविजिबल माइक्रोब्स को आपके अंदर आने से रोकता है। तो ये बेसिकली मैटर ऑफ फेथ फॉर समवन हु हैज नो आइडिया ऑफ वर्ल्ड ऑफ इनविजिबल पैथोजेंस। तो ये बेसिकली किसी जिसने पैथोजन कभी देखा नहीं है, माइक्रोस्कोप को देखा नहीं है, उसकी एक तरह से किसी फेथ है कि भाई हाँ उसने कह दिया तो हमने मान लिया, लेकिन उसने उसको एक सेटिस्फेक्शन नहीं एक तरह से लोगों बच्चों में कि भाई माइक्रोब्स होता भी है कि नहीं होता है, किसी कहने की बातें हैं, अब होता है तो कैसा होता है। वाई अब इसमें कहा है कि बेसिकली अब ऐसा हमारे यहाँ सिर्फ तो नहीं है, वेस्ट में भी काफी फैला था ये आपका कोरोना वायरस। why several western country where education is supposedly better also fail to convince the citizen to wear mask। तो वहां भी बहुत आपने देखा होगा मास्क लोग नहीं पहनते हैं, रिफ्यूज करते हैं, जबकि वहां का एजुकेशन सिस्टम तो अच्छा है, लेकिन आर्गुमेंट इज बेस्ड ऑन द पॉजिटिव स्टीरियोटाइप ऑफ द वेस्ट। तो ये हमारे आर्गुमेंट जो सही नहीं, एक तरह से
उसको अलग तरह से देख रहे हैं। वहाँ पे भी स्कूल एजुकेशन जो है डिक्लाइन हुआ है अभी हाल के दिनों में अगर हम देखें। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज करने की जरूरत है? न्यू नॉर्म ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस हैज अंडरमाइंड द साइंस टीचिंग, रॉबिंग ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑफ इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज। तो इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज जो होता है बेसिकली कि माइक्रोब दिखाना, ये सब चीज ये हमको देने की जरूरत है बच्चों को साइंस टीचिंग में। फॉर साइंस टू मीन एनीथिंग रेशनल सोशल इन्वायरमेंट इज नीडेड। Moreover, for science to acquire meaning during school life, it is important that children grow up in an ethos where dissent and debate are encouraged. तो हमें जो डिसेंट मतलब लोग बच्चे जो है उससे जो आपने पढ़ाया है उससे ना रिफ्यूज करे, उसको डिबेट हो, इसको हमें इंकरेज करना चाहिए अपना टीचिंग में, ताकि बच्चे जो है उसको डिबेट करे और ज़्यादा समझ पाए, अपनी क्वेरी को रख पाए। और अगर मान लीजिए बोलते नहीं माइक्रोब होता नहीं है तो आप हम उसको माइक्रोब के स्कोप से माइक्रोब दिखाएं, तो उस तरह से जो है सेटिस्फेक्शन होगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा और बच्चे जो आगे बढ़ेंगे तो वो दूसरे को समझा पाएंगे और साइंटिफिक एविडेंस दो दे पाएंगे। तो ये बेसिकली इन्होंने ये पूरा एजुकेशन सिस्टम में आप इसको लिख सकते हैं। जीएस में आपका एजुकेशन सिस्टम में कैसे क्या चेंजेस लाने की जरूरत है। एक तो हम देख रहे हैं अभी थोड़े दिनों से ऑनलाइन एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस की जरूरत है, क्या फायदा उसका नुकसान है। उसी तरह आप जो नॉर्मल एजुकेशन है उसमें भी आप क्या क्या सिस्टम में चेंजेस कर सकते हैं, उसके लिए एक एग्जांपल आप यहाँ से साइंस बेस्ड एजुकेशन में आप दे सकते हैं। ऐसे आता है या कोई एग्जाम क्वेश्चन आता है तो उसमें आप एक सजेशन के तौर पर या किस स्टडी के तौर पर इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है फॉरगेट प्ले द मशीन नीड्स टू बी स्क्रैप्ड। तो ये बेसिकली इन्होंने जो कहा है कि वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर के इन्होंने कहा है, तो वैक्सीनेशन पॉलिसी पे काफी न्यूज आ रहा है, इसको आप कुछ सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने तीन बेसिक जो कोर्ट में सेंटर ने अपना एफिडेविट सबमिट किया है वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर के क्यों वो सही है। तो सबमिशन प्रोवाइड्स 3 गुड रीजन टू रिविजिट न्यू लिबरलाइज पॉलिसी। तो इसमें 3 रीजन इन्होंने बताया कि जो पॉलिसी है वैक्सीनेशन की उसको चेंज करने की क्या जरूरत है। इट इज इनडिफेंसिबल एंड आउटलाइन ऑफ द इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। तो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस जो अभी हम देख रहे हैं उससे सही नहीं है, उस हिसाब से नहीं है इंडिया का पॉलिसी। दूसरा, इनकोहेरेंट एंड इंटरनली इनकंसिस्टेंट, इट alludes to liberalization while controlling both prices and quantity of every state। तो एक तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि हम लिबरलाइज कर रहे हैं, मार्केट फोर्सेस पे हमने छोड़ दिया कि वैक्सीन प्राइसेस कंपनी डिसाइड करे और जो बायर है स्टेट या प्राइवेट सेक्टर वो अपना कॉम्पिटिटिवली बाय करे उसको। एक तो हम कह रहे हैं लिबरलाइज कर दिया, सेंटर कर रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ हम प्राइस और क्वांटिटी दोनों का कंट्रोल भी कर रही है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, कि कितना किस स्टेट को देना है वो भी हम कंट्रोल कर रहे हैं, उसके अलावा क्या प्राइस होगा वो भी हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये इनकंसिस्टेंट है, दोनों चीज एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। थ्रेटनिंग टू पेनलाइज स्टेट दैट इज नॉट एडमिटेड इतना। थर्ड, तीसरा क्या रीजन है, ऑब्स्क्यूटिंग द आर्गुमेंट इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टिवली एड्रेसिंग द एसेंशियल प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट जो बेसिकली क्या कर रही है, लीगल केसेस में जा रही है, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बदले आर्गुमेंट से भाग रही है एक तरह से। तो 3 चीजें इन्होंने बताया जो क्यों हम जो पॉलिसी है अभी वैक्सीनेशन पॉलिसी या जो मेडिकल पॉलिसी है गवर्नमेंट की उसको रिवाइज करने की जरूरत है। तो ये रेमडेसिविर का हम देख ले तो गवर्नमेंट ने कहा कि कौन कौन मैन्युफैक्चर करेगा, उसको किस स्टेट को कितना मिलेगा ये भी गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। विच इज करेंटली है टू वैक्सीन पॉलिसी की बात करें तो उसमें 2 सप्लायर है, उसको भी कंट्रोल गवर्नमेंट कर रही है। इन एवरी अदर कंट्री में क्या है, दूसरी कंट्रीज में ओनली नेशनल गवर्नमेंट इज बाइंग वैक्सीन्स विद ऑड एक्सेप्शंस सच एज इंडोनेशिया, फिलीपींस में अलग है, वहां पे कॉर्पोरेट्स को कहा गया कि आप इंटरनेशनली बाय कर सकते हैं मेडिसिन वैक्सीन और अपने वर्कर को फ्रीली दे सकते हैं। लेकिन बाकी सारे देशों में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ की जो नेशनल गवर्नमेंट है वो उसको खरीद रही है, एक पूरा प्रोक्योरमेंट कर रही है, उसके बाद जहां जहां सप्लाई करना है वो कर रही है। तो इंडिया को भी इसको इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस ये जो यहाँ पे कहा गया इसको इससे हमारी वैक्सीनेशन पॉलिसी मेल नहीं खाती है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा है कोवैक्सीन को हमें और कंपनियों को देना चाहिए लाइसेंस उसका प्रोड्यूस करने के, प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन जो है कम हो रहा है तो उसको और हमें दूसरी कंपनी को देना चाहिए ताकि प्रोडक्शन बढ़ा सके। क्यों? क्योंकि इसमें तो भाई आईसीएमआर जो हमारे देश की एजेंसी है, नेशनल एजेंसी है, उसने भी काफी काम उसमें किया है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा हक बनता है उसमें कि हम दूसरी कंपनी को लाइसेंस ट्रांसफर कर सके। तो ये पहला एक तो हो गया। इसके अलावा सेंट्रल बॉडी में लार्जर परचेज ऑर्डर ऑफ वैक्सीन, इट कैन बाय वैक्सीन चीपर देन स्टेट्स। तो ये भी ऑब्वियस सी बात है, अगर एक सिंगल प्रोक्योरमेंट होगा सेंटर के द्वारा तो इकोनॉमिक्स जो आपने पढ़ा है बेसिकली कि अगर कोई ज्यादा डिमांड है कहीं पे ज्यादा नेगोशिएट ज्यादा अच्छे से कर सकेंगे, उससे क्या होगा कम दामों पे मशीन जो वैक्सीन जो है सेंटर को मिल पाएगी। तो इसलिए क्यों इसको प्रोक्योर नहीं करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली अगर सेंटर प्रोक्योर करेगी एक बार में पूरा टेंडर निकाली गई तरह से तो उसको कम दामों में मिलेगा, उसके बाद वो स्टेट्स को दे सकती है, बेच सकती है, जैसा भी करे, तो कम दामों में वैक्सीन एक तरह से मिल जाएगा।
Prices of vaccine is uniform for all states. The center has fixed both quantity and price. It is clearly not a liberalized policy. जैसा इन्होंने कहा कि सेंटर ने प्राइसेस फिक्स कर दिया है वैक्सीन का, क्वांटिटी भी कितना मिलेगा स्टेट्स को, प्राइसेस भी फिक्स कर दिया, तो ये लिबरलाइज कैसे होगा इस तरह से। अब 25% बैलेंस जो है प्राइवेट सेक्टर को जाएगा बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर। तो अब अगर मान लीजिए 25% जो प्राइवेट सेक्टर एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, 25% वो उसको खत्म नहीं हो पाया, वो नहीं लेता है, तो उसका क्या होगा। तो वो वैक्सीन जो है 25% ही स्टेट्स खरीद पाएगी एक तरह से। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बेसिकली जो कहाँ पे हेल्प होगा, लार्ज अर्बन एरियाज में, रूरल एरिया में तो है नहीं। तो इसीलिए 10 इंस्टीड ऑफ फुल प्रोडक्शन एट जीरो कॉस्ट द स्टेट्स नाउ गेट्स 1/4 ऑफ प्रोडक्शन एट ट्वाइस और मोर देन प्राइस पेड बाय सेंटर। इसीलिए अब जो क्या स्टेट को क्या हो रहा है, बेसिकली दुगने ज्यादा दामों पर सेंटर से स्टेट को खरीदना पड़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर विल एक्सेस अदर क्वार्टर एट ए लैंडेड कॉस्ट दैट बेस्ड ऑन करंट रिपोर्ट्स माइट बी 10 टाइम्स। तो ये बेसिकली एक गलत पॉलिसी है जहाँ पे कि अलग अलग बायर्स जो है अलग अलग प्राइसेस पे सेम प्रोडक्ट को एक देश में खरीद रहे हैं। तो ये कहाँ से एक तरह से सही पॉलिसी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे सेंटर ने एफिडेविट में ये भी कहा था कि स्टेट्स कैन नॉट स्टेट सिक्योर अगर सप्लाई ग्लोबल टेंडर से नहीं सकती, तो स्टेट्स उन्होंने कहा है एफिडेविट में इसेंशियली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर। तो ये जो ग्लोबल टेंडर से लेके आना वैक्सीन को, ये बेसिकली सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सेंटर ही कर रही है अपने एफिडेविट में। और इसके लिए बेसिकली डिप्लोमेटिक डिस्कशन की जरूरत है और निगोसिएशन अभी हो रहा है, कॉम्प्लेक्स है नेगोसिएशन। तो फिर स्टेट्स को क्यों आपने छोड़ दिया कि वो वैक्सीन जो है अपने आप प्रोक्योर करें, जबकि ये सेंटर भी इसको नहीं कर पा रही है ग्लोबली। डोर टू डोर वैक्सीनेशन का यहाँ पे कहा गया कि ये अगर होता तो काफी अच्छा होता। बेसिकली इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन हम इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि प्रॉप अप सेंटर्स हम बना दें कम्युनिटीज में, नेसेसरी प्रोटोकॉल दे, मतलब एक एक कम्युनिटी में अलग अलग एरिया में छोटे छोटे सेंटर्स को हम बना सकते थे। डोर टू डोर वैक्सीनेशन भले नहीं होता, लेकिन हमारे घर के पास में ही एक वैक्सीनेशन सेंटर अगर होता तो ये ज्यादा अच्छा होता, जल्द से जल्द हम वैक्सीनेट करा पाते लोगों को। इसके बाद इन्होंने वेटेड प्राइस एक निकाला। वेटेड प्राइस मतलब स्टेट्स को कितना मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर को कितना मिल रहा है, सेंटर को कितना मिल रहा है, उस हिसाब से इन्होंने एक वेटेड प्राइस निकाला है जो प्रॉफिट जो होगा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को। तो 477 पर डोज फॉर कोवैक्सीन एंड 302 रुपीज पर डोज फॉर कोविशील्ड, ये प्राइस निकल के आ रहा है, जो कि हायर प्रॉफिट जो कंपनी को देता है। तो इसके हम कम कर सकते थे अगर सेंटर सिंगली इसको प्रोक्योर करती तो। इट कुड इवन बी फाइनेंस्ड। इसके अलावा स्टेट को गवर्नमेंट फाइनेंस कर सकती थी लोन्स दे करके, 50 साल का फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन्स। तो ये बेसिकली इन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन पॉलिसी में क्या चेंजेस की जरूरत है। पहला तो इंटरनेशनल हमें देखना पड़े इंटरनेशनल रूल्स क्या है, बेसिक दूसरे देशों में क्या फॉलो किया जा रहा है, दूसरे देशों में नेशनल गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है। इसके अलावा ये जो आपका पॉलिसी है, इससे जो है कॉस्ट उल्टे बढ़ रहा है। अगर सेंटर प्रोक्योर करती है तो कम दामों में मिलता। उसके अलावा हमारा हमारे जो एजेंसीज है उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो ये हमारा हक बनता है स्पेशली कोवैक्सीन के लिए कि हमने कोई इन्वेस्ट किया है तो हम दूसरे को कंपनियों को लाइसेंस ट्रांसफर करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें और प्रोडक्शन को बढ़ाएं। तो ये बेसिकली वैक्सीनेशन पॉलिसी को बताया गया है इसमें। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है एडिटोरियल प्रोटेक्टिंग बिजनेस, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि भाई कि जो इंटरिम रिलीज किया जाए प्रिजनर्स को, ताकि जो जेल में जो कंजेशन है उसको कम किया जा सके, इन्फेक्शन को कम रोक सके हम, और जो वहाँ पे जो गार्ड्स हैं बेसिकली जो ऑफिसर्स है ऑथोरिटीज है उसको भी हम इन्फेक्शन से रोक सके। तो कोर्ट ने पिछले साल भी ऑर्डर पास किया था कि प्रिजनर्स को जो इलिजिबल है बेसिकली उनको रिलीज करने के लिए इंटरिम रिलीज। और इस साल भी गवर्नमेंट ने कोर्ट ने कहा है that beside identifying more prisoners for release, the same set of prisoners be given parole this year too। तो पिछले साल जिसको पैरोल दिया गया था उसको इस साल भी आप पैरोल दे सकते हैं, बाहर जा कि वो प्रिजन से बाहर जा सके थोड़े दिनों के लिए। बाद में फिर जब आपका जो कंडीशन है ठीक हो जाए कोविड का, उसके बाद वो उनको वापिस आप जेल में रख सकते हैं। तो इसके अलावा और क्या कोर्ट ने इन्फेक्शन रोकने के लिए इस केस में क्या किया है, तो दूसरा कि प्रैक्टिस ऑफ जो प्रिजनर्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कोर्ट लाया जाता है, जब उनकी सुनवाई होती है, बेल हियरिंग होती है, तो उसको रोका गया है बेसिकली एक तरह से कि ऑनलाइन आप कर सकते हैं, बेसिकली ऑनलाइन हियरिंग हो जाए तो ये इससे क्योंकि इन्फेक्शन रुकेगा फिर। उसके अलावा अथॉरिटीज को कहा गया कि प्रिपेयर रेडीनेस एंड रेस्पॉन्स प्लान, अगर कुछ होता है तो रेस्पॉन्स प्लान आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा बेसिकली और क्या करने की जरूरत है, ये तो हो गया क्या आपने किया है ऑलरेडी डन, और क्या करने की जरूरत है। तो टेस्टिंग मेडिकल ट्रीटमेंट को हमें देखने की जरूरत है, क्या वो अवेलेबल है जेल्स में,
इसके अलावा जो कोर्ट ने पहले भी अपना एक पिछले केसेस में कहा है कि पुलिस were asked to not to effect unnecessary arrest, especially in cases that involve jail terms less than 7 years। तो अननेसेसरी अरेस्ट करना नहीं चाहिए ताकि जो जेल में जो कंजेशन है, बेसिकली जो ओवर क्राउडिंग है, उसको हम रोक सके। इसके अलावा सेक्शन 436A ऑफ सीआरपीसी जो है, उसके अंदर भी अंडर ट्रायल्स जिन्होंने तकरीबन हाफ ऑफ जो मैक्सिमम प्रिजन टर्म उनका है जो मिल सकता है उनको, मान लीजिए किसी केस में आपको बुक किया गया, उसमें मान लीजिए 8 साल का आपका जेल टर्म से होता है या 10 साल का आपको जेल सजाएं मिल सकती है मैक्सिमम। उसमें अगर उसने 5 साल का की सजा काट चुके हैं वो, और उसका ट्रायल अभी तक नहीं हुआ है, कोर्ट में बहुत पेंडिंग है केसेस, जैसा कि हम जानते हैं जुडिशियल पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो उसको बेसिकली उसको रिलीज कर दिया जाना चाहिए ऑन पर्सनल बॉन्ड लेकर के, कि वो अगर फिर ट्रायल होता है उनका तो उनको वापस लाया जाएगा और उनको सजा जो होगी वो सुनवाया जाएगा, और बाकी जो जेल टर्म्स है उनका, जो जेल उनका पनिशमेंट है वो वहां पर काटेंगे। तो इस चीज को हमें फॉलो करने की जरूरत है। इफेक्टिव फॉलो अप एक्शन नीडेड टू ऑडिट दिस मेजर। तो इस जो ये मेजर्स सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहे थे, जो हमारे ऑलरेडी रूल्स में है, इसको हमें देखने की जरूरत है कि क्या ये फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसको फॉलो करने की जरूरत है, स्पेशली इन द कोविड टाइम्स, और अदरवाइज भी जो है जो डिसेंट होता चाहिए प्रिजनर्स के लिए, वो चीज हमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका स्टेट सेक्शन, ये बेसिकली जो है पेंडेमिक को लेकर के लॉकडाउन का उन्होंने बताया है कि अभी ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन है, रिलीजियस गैदरिंग को कहीं पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, कहीं पे कम लॉकडाउन है, तो ये वैसे उसी को लेकर बताएगा, कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है बुलेट ट्रेन टू हंगर, ये एडिटोरियल जो है, इसमें बेसिकली एक सर्वे की बात की गई है। उस सर्वे जो है पिछले साल भी किया गया था लॉकडाउन समय में, उसके बाद अक्टूबर में भी किया गया 2020 में। तो इसमें उन्होंने रूरल और अर्बन एरिया को इस तरह से कंपेयर किया है, बताया है कि अर्बन एरियाज में भी ज़्यादा, अर्बन एरिया में स्पेशली ज़्यादा जो है इसका इफेक्ट देखा गया है। अगर हम कहें फूड सिक्योरिटी, जो लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा, दो जन की रोटी जो होती है वो नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो पॉवर्टी लाइन में चले गए हैं, बहुत सारे लोग की नौकरी चली गई है, पैसा नहीं है। तो अर्बन और रूरल को कंपेयर किया गया सर्वे में, और देखा गया अर्बन एरिया भी ज़्यादा इफेक्टेड है कंपेयर टू रूरल एरिया। तो इसका मोटा मोटी हम देख लेते हैं क्या क्या इस सर्वे में पॉइंट्स हैं। तो ये जो रिपोर्ट कौन सा है, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2021 बाय जी प्रेमजी यूनिवर्सिटी। तो इसमें देखा गया कि एक तो ये अलग रिपोर्ट है तरह से, फॉर्मल सैलरीड वर्कर्स जो है, हाफ ऑफ जो फॉर्मल सैलरीड वर्कर्स थे वो इनफॉर्मल काम में चले गए हैं बिटवीन लेट 2019 एंड लेट 2020, और पुअरेस्ट 20% ऑफ हाउस होल्ड लॉस्ट देयर इंटायर इनकम्स इन अप्रैल एंड मई 2020। तो इन्होंने जो रिसर्च किया था पिछले साल का लॉकडाउन और उसको देखते हुए, 23 करोड़ इंडिविजुअल जो है पुस्ट बिलो मिनिमम, जो मिनिमम वेजेज एक्ट जो होता है उससे नीचे चले गए, मतलब, और पॉवर्टी रेट जो है रूरल एरिया में 15% से ज्यादा बढ़ गया है। तो इफेक्ट जो एक तरह से आप देख सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो बाकी बात की है, हंगर वॉच ने एक सर्वे कंडक्ट किया था 4000 लोगों का 11 स्टेट्स में अक्टूबर 2020 में। इसमें सर्वे जो फोकस था इसका हंगर और लिवलीहुड सिचुएशन को लेकर के इन्होंने फोकस किया था मार्जिनाइज कम्युनिटी पे। मार्जिनाइज मतलब कि जैसे डेली वेजेड वर्कर कौन हो गया, ह्यूमन सिंगल वीमेन हाउस होल्ड हो गया, इस पे इन्होंने सर्वे किया था 4000 लोगों का, घरों का। इसमें क्या देखा गया, अर्बन एरिया में बेसिकली ज्यादा डिफिकल्टीज लोग फेस कर रहे हैं। इनकम जो रिड्यूस हुआ है तकरीबन आधा क्वार्टर ऑफ फॉर मोर देन हाफ ऑफ द अर्बन हाउस होल्ड, और लेकिन रूरल एरिया की बात करें तो ओवर 1/3 ऑफ रूरल हाउस होल्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वन के आधे अर्बन हाउस होल्ड्स में देखा गया कि जो उनका इनकम जो है तकरीबन आधे से कम हो गया, या एक तरह से एक चौथाई इनकम कम हो गया। रूरल एरिया में एक कम है थोड़ा सा। उसी तरह फूड का भी अगर बात करें तो न्यूट्रिशनल क्वांटिटी ऑफ फूड रिमेन मोर और लेस सेम रूरल एरिया में, लेकिन ये अर्बन रेस्पोंडेंट में काफी ज्यादा खराब है। इसमें डबल देखा गया कि लोगों का न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गया, फूड कम हो गया है। तो इन समरी जो बात करें, अक्रॉस 13 पैरामीटर इन्होंने चेक किया अलग अलग हंगर को लेकर के, कि खाना मिल रहा है कि नहीं, इनकम कितना है। तो उसमें देखा गया कि अर्बन जो लोग थे, रेस्पोंडेंट थे, वे 15% पॉइंट वर्स ऑफ कंपेयर टू द रूरल काउंटर पार्ट। मतलब कि रूरल एरिया के कंपेरिजन में अर्बन जो घर थे उसको ज्यादा डिफिकल्टी झेलनी पड़ी, उनको ज्यादा उनका कंडीशन खराब है। और अगर कास्ट रिलीजन बेसिस डेटा देखें तो और भी ज्यादा वर्स कंडीशन है अर्बन एरिया में। ठीक है, ये तो हो गया। अब इन्होंने बात की है मेजर्स, क्या गवर्नमेंट के ने स्कीम्स निकाली थी और क्या वो अर्बन एरिया में फोकस है कि नहीं। तो पहला जो आपका स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसमें क्या है बेसिकली 75% रूरल हाउस होल्ड, 50% अर्बन पॉपुलेशन को 5 kg ऑफ फूड ग्रेन सब्सिडाइज रेट पे दिया जाता है।
तो इसमें हम देखते हैं बहुत सारा एक्सक्लूजन है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता जो इंटाइटल्ड है, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं है, वो राशन कार्ड नहीं ले पा रहे हैं, बहुत कुछ चीजें हैं। अभी भी जो गवर्नमेंट ने किया है इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो पिछले साल लॉकडाउन के बाद स्टार्ट हुई थी, इस साल भी अभी हम देख रहे हैं अन्न योजना जो है, उसमें भी वो रेस्ट्रिक्टेड है सिर्फ किसके, जो वैसे लोगों के लिए जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में कवर्ड है, उन्हीं के पर ही रिस्ट्रिक्ट किया गया है, उन्हीं को दिया जा रहा है। तो ये गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी उनके पास राशन कार्ड नहीं है, एक्सक्लूडेड है, तो उनको हमें इसको बेसिकली क्या करने की जरूरत है, यूनिवर्सल करने की जरूरत है, ताकि जो जो लोग इससे अलग हैं, जो लोग इसमें नहीं हैं, उनको भी, और जरूरत है जिनको, उनको भी खाना या वो मिल सके। तो ये सिर्फ अंत्योदय या अन्न योजना जो कार्ड होल्डर्स उनके पास है। तो इस सर्वे में देखा गया कि हायर प्रोपोर्शन रिस्पॉन्डेड इन रूरल एरियाज, 56% रूरल एरिया के लोग के पास एनएफएसए कार्ड्स है कंपेयर टू अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में सिर्फ 27% लोगों के पास ही ये जो कार्ड होता है, राशन कार्ड, वो है। अगर राशन कार्ड उनके पास नहीं है, बाकी यानी बाकी लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, इसका मतलब वो बेनिफिट इसमें नहीं ले पाएंगे। 36% ऑफ अर्बन एरिया डिड नॉट हैव एनी राशन कार्ड। तो ना ही अंत्योदय अन्न योजना कार्ड, ना ही एनएफएसए कार्ड, कोई भी राशन कार्ड नहीं है, तो उनको वो बेनिफिट से वंचित रह जा रहे हैं, उनको जो चाहिए था फूड सिक्योरिटी वो नहीं मिल पा रहा है। तो वाइडर कवरेज ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड प्रॉमिस फॉर एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज है परहैप्स। तो ऐसा क्यों है कि अर्बन एरियाज में ज्यादा खराब स्थिति है कंपेयर टू रूरल एरिया? तो उसका कारण ये है क्योंकि पहला तो एक तो पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन जो रूरल एरिया में ज्यादा अच्छे से फैला हुआ है, 56% लोगों के पास राशन कार्ड है तो वो बेनिफिट ले पा रहे हैं। दूसरा मनरेगा, मनरेगा जो है रूरल एरिया के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है, अर्बन एरिया में ऐसा कुछ है नहीं, तो उनको जो है वहाँ पे क्या रोजगार भी मिल रहा है, कुछ इनकम भी जो जनरेट कर पा रहे हैं। इसी कारण से रूरल एरिया अच्छा है कंपेयर टू अर्बन एरियाज में इस सर्वे के हिसाब से। तो अब हमें करने की क्या जरूरत है? तो पीडीएस इंटाइटलमेंट आर बेसिक सर्वाइवल किट्स एंड फॉल फार शॉर्ट ऑफ मिनिमम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फॉर हेल्दी सोसाइटी। तो बेसिक है ये, इसको न्यूट्रिशन की हम इंक्लूड करना चाहिए, न्यूट्रिशन जो फूड होता है जैसे पल्सेज बाकी चीजें। तो इन्होंने ये कहा है कि बेसिकली हमें क्या करने की गवर्नमेंट जरूरत है, गवर्नमेंट को सजेशन स्पेशली फॉर रूरल एरियाज, स्पेशली फॉर अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज को कैसे हमें अच्छी करने की जरूरत है। तो यूनिवर्सलाइजिंग रेशन, मतलब राशन कार्ड जो सभी के लिए दिया जाए, यूनिवर्सल कर दीजिए आप स्कीम को। उसके अलावा एक्सपेंड द कवरेज एंड क्वांटिटी अंडर एनएफएसए, तो कवरेज भी इसको बढ़ाइए और क्वांटिटी जो आप दे रहे हैं 5 kg उसको अभी आप बढ़ाएं एटलीस्ट एक साल के लिए। उसके अलावा दूसरा एक ये हो गया, दूसरा मनरेगा जो है इंटाइटलमेंट अभी 100 दिन का होता है, उसमें उसको आप 200 दिन का कीजिए, ताकि जो है रोजगार जो लोगों को ज्यादा मिल सके, ज्यादा वो कमाई उनकी हो सके। इसके अलावा अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम लाने की जरूरत है हमें गवर्नमेंट को, ताकि अर्बन एरियाज के लोगों को ये जो धक्का है, बेसिकली जो प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम दूर कर सके। और कंपनसेशन ऑफ 7,000 पर पुअर हाउस होल्ड फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ। तो ये 4 बेसिकली इन्होंने सजेशंस दिया है इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए, और ये इसी 2 स्कीम में कैसे हम उसको बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एडटेक नीड्स एंड एथिक पॉलिसी। तो ये बेसिकली उन्होंने कहा कि जो अभी हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, तो बहुत सारे एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स जो हैं, एप्स जो हैं वो मार्केट में हैं, जिसको यूज करके जो है स्कूल्स कॉलेजेस जो है पढ़ाई करवा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, आपका क्लासेस चल रही हैं। उसमें एक बहुत सारा जो है प्रॉब्लम जो है एक बहुत बड़ा, कि जो है डेटा प्रिवेसी का। इंडिया में एक तो पहली बात रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है जैसा कि यूरोप में है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। इंडिया में कोई डेटा प्राइवेसी लॉ नहीं है। ये एक और ज्यादा जो है कंसर्न पैदा करता है कि इंडिया में इस जो एजुकेशन स्टार्टअप्स या बाकी जो कम एप्स हैं वो कैसे डेटा को मिसयूज कर सकते हैं, वो एक कंसर्न है। तो एप्स क्या बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे क्वांटिटी ऑफ डेटा लेते हैं जैसा कि आप जानते हैं, और क्या करते हैं उस लर्नर के हिसाब से, मतलब आपके हिसाब से वो कंटेंट को चेंज करते हैं। जैसे आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, अगर आपके जो ब्राउजिंग हिस्ट्री देखा जाएगा, आपका जो कौन कौन से ऐप जो आप यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन्स में, उसको देख करके, बाकी चीजों को देख करके लर्निंग जो है उसको कस्टमाइज करते हैं स्टूडेंट जो यूज कर रहा है उसके बेसिस पर, और वर्जन जो नए वर्जन फिर निकालते हैं। ये बेसिकली स्टार्टअप टेक्नोलॉजी जो है कंपनी करती है। आपके डिवाइसेज में बहुत सारे ऐसा सेंसर्स होता है, जीपीएस है, गैरोस्कोप है, एक्सीलरोमीटर्स है, मैग्नेटोमीटर है, बायोमेट्रिक सेंसर्स है, अपार्ट फ्रॉम कैमरा एंड माइक्रोफोन्स। इससे क्या होता है, आपका जो डेटा है, बेसिकली आपका जो सराउंडिंग्स है, आपका जो बिहेवियर है, उसको एनालाइज किया जा सकता है। और इन्हीं डेटा को यूज करके
आपका इन्हीं डेटा को यूज करके इमोशंस हो गया, आपका एटीट्यूड कैसा है। एप्स एंड डिवाइसेज एक्सेस टू प्राइवेट स्पेसेज ऑफ द लर्नर, इससे आपका जो प्राइवेट स्पेस बेसिकली आपका बिहेवियर जो पूरी तरह से एनालाइज किया जा सकता है और उसको जो है कंपनियां जो है एप्स जो है उसको यूज करके अपना एडवांटेज कर सकती है। तो क्योंकि हमारे यहाँ डेटा प्रिवेसी लॉ नहीं है तो इसका मिसयूज भी हो सकता है कि बेसिकली आपका जो डेटा प्रिवेसी डाटा उसको मार्केट में रखा जा रहा है और उसको बेच भी सकती है कंपनियां। तो यहाँ पे जो बेसिक जो होता है रिसर्च के लिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कोई भी रिसर्च अगर आप कर रहे हैं नॉर्मल रिसर्च जो होता है उसमें कि आपको जो डिटेल प्रपोजल बताना पड़ता है कि भाई हम क्या रिसर्च करेंगे, क्या क्या डेटा आपसे लिया जाएगा और आपका कंसेंट लिया जाता है। लेकिन सेफगार्ड दैट ट्रेडिशनल रिसर्चर्स आर सब्जेक्ट टू आर मिसिंग, लेकिन ये जो अभी अगर हम टेक्निकल रिसर्च की बात करें या ये टेक्नोलॉजी में बात करें, एप्स में बात करें, तो ये नहीं होता है, वैसे मिसिंग है या बहुत ही कम होता है रिसर्च दैट एडटेक इंडस्ट्री प्रोमोट्स। तो यहाँ पे ये सब रिसर्च जो ट्रेडिशनल रिसर्च होता है, जैसे मान लीजिए आप क्लिनिकल ट्रायल्स भी जाते हैं, आपको रिसर्च होता है, आपको ना सर्वे किया जाता है, तो आपका जो है रिटन कंसेंट लिया जाता है, आपको बताया जाता है कि भाई क्या क्या हम पूछेंगे आपसे, क्या क्या आपका इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा और कंसेंट के बाद ही आप उस इन्फॉर्मेशन को लिया जाता है और क्या क्या आप यूज करेंगे उस इन्फॉर्मेशन का वो भी बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे एडटेक इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है या तो कंसेंट नहीं लिया जाता है या फिर बहुत ही कम इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है। इसके अलावा क्या और इसमें प्रॉब्लम है, जो बच्चे यूज कर रहे हैं इसको बिना बिना जो पेरेंट और सुपरविजन के यूज कर रहे हैं। The concept of informed consent is not meaningful since there are no proper primers to explain stakeholder the intricacies of the lay person terms। तो कंसेंट इन्फॉर्म कंसेंट का कोई मीनिंग भी नहीं आता, क्योंकि जो आप अगर देखेंगे प्रीवियसली उनका जो एग्रीमेंट आता है जिसको आपको यस नो करना होता है, उसमें बेसिकली बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है जो आप समझ नहीं सकते हैं, जो लेमैन आदमी समझ नहीं सकता है। तो और उसके अलावा कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है कि भाई आपको अगर इस मान लीजिए आप उन्होंने 10 टर्म्स बताए हैं, अगर आप किसी एक टर्म से खुश नहीं है, आप उसको एग्री नहीं करते तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं है कि आप उसको हटा सके। आपको बस ऐप नो ऑप्शन टू स्टॉप यूजिंग ऐप विदाउट सम रिपरकशंस। रिपरकशन से होगा आप बेसिकली हो सकता है आपको जो अकाउंट छोड़ना पड़े, आपको ऐप को छोड़ना पड़े, अनइंस्टॉल करना पड़े। और ये डेटा कलेक्ट कर रही है कंपनियां, ये हो सकता है इसको मिसयूज भी कर सकती हैं और दूसरी अदर कंपनी को भी बेच सकती हैं, क्योंकि अभी कोई भी ओवरसाइट या प्रोटेक्शन इंडिया में नहीं है। तो इसमें उन्होंने क्या 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 सजेशन भी दिया, यहाँ पे एक सिंपल सजेशन है कि एक एथिक्स पॉलिसी बनाने की जरूरत है फॉर एडटेक कंपनी के लिए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए, जिसमें कि हम बाकी स्टेक होल्डर्स को भी लाएं, कमिटी बनाएं और उससे हम व्यू लेकर के ये पॉलिसी को बनाएं। एजुकेटर्स भी हैं, रिसर्चर्स, पेरेंट्स, लर्नर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, सबको हम ला करके एक पॉलिसी बनाए, एथिक्स पॉलिसी, जिसको कि सारे लोग फॉलो करें ताकि जो डेटा माइनिंग है या डेटा जो मिसयूज ना हो। इसके अलावा उस पॉलिसी को हम ऑनलाइन और ऑफलाइन कर रख सकते हैं ताकि और जो हमारा पास कमेंट उसमें आ सके। तो बेसिकली ये एथिक्स पॉलिसी की जरूरत है मोटा मोटी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए, एप्स के लिए, ताकि जो डेटा माइनिंग हो रहा है और डेटा जो मिसयूज हो उसको रोका जा सके। इसके अलावा प्राइवेसी लॉ की इंडिया में जरूरत है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है, डीआरडीओ ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट टू बी प्रोक्योर्ड फॉर 322.5 करोड़। तो ये बेसिकली कल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि पीएम केयर्स फंड से 1.5 लाख यूनिट ऑक्सी केयर सिस्टम जो कि डीआरडीओ ने बनाया है उसको खरीदा जाएगा। तो ये बेसिकली सिस्टम क्या है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है ऑक्सी केयर सिस्टम। तो पहली बात तो डीआरडीओ ने बनाया है, किसने बनाया भाई, उसके अलावा किस लेबोरेटरी ने बनाया है, तो डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी डीईबीएल, इसने बेंगलुरु की में ये लेबोरेटरी है, इसने इस सिस्टम को डेवलप किया है। ये डीआरडीओ की कंपनी है, डीआरडीओ की लेबोरेटरी है। इसलिए डेवलप किया गया है सोल्जर्स पोस्टेड एट एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड एरियाज, उनके लिए कि वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये क्या करता है, बेसिकली सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देता है बेस्ड ऑन ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल पे और प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम सिंकिंग इन ए स्टेट ऑफ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। तो ये बेसिकली सिस्टम इसलिए डिजाइन किया गया था। पर्पस क्या था ये आपने समझ लिया, हु इसने डेवलप किया है और कौन एजेंसी है, नाम क्या आपका ऑक्सीकेयर सिस्टम। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए बेसिकली आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है मोस्ट एनजीओज डोंट हैव एसबीआई अकाउंट। ये बेसिकली पिटिशन ऑलरेडी दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है कि जो एफसीआरए रेगुलेशन है, फॉरेन आपका जो है ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर में रूल है, गवर्नमेंट का रूल निकाला था गवर्नमेंट ने पिछले साल कि भाई 1 अप्रैल तक आपको जो कोई भी एनजीओ अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं
एफसीआरए में रजिस्टर्ड है तो उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दिल्ली ब्रांच में, मेन ब्रांच में अकाउंट खोलना होगा और आधार जो है मैंडेटरी है। तो इस दोनों रूल्स के अगेंस्ट में कुछ एनजीओ जो है हाईकोर्ट में गए हैं कि भाई क्योंकि हम कोविड पेंडेमिक है, उनको हेल्प करना है रूरल एरिया में, बाकी जो फंड्स वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है अकाउंट्स यहाँ पे उनका नहीं है। कोई एक दिल्ली में एक ही ब्रांच में होना मुश्किल है, क्योंकि एनजीओ जो है अलग अलग देश में अलग अलग जगह पर रजिस्टर है, कुछ साउथ में है, कुछ ईस्ट में है। उनके लिए दिल्ली आकर के बेसिकली पेपर जमा करना, फिर रजिस्टर करवाना मुश्किल है। एफसीआरए रेगुलेशन जो बेसिकली क्या है, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करता है इंडिया में, कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो भी आ रहे हैं वो सही जगह से आए, उनका सही यूज हो, उसको आप मिसयूज ना करें कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग में या कुछ इंटरनल सिक्योरिटी के केस में आप इसको मिसयूज ना करें, इसीलिए रेगुलेशन है। इसके बारे में डिटेल मैंने जो वीडियो बताया था 2 दिन पहले, और इसका जो कोडा पे मेरा जो स्पेस है उसमें भी डिटेल हमने एनालिसिस किया है कि ये क्या होता है, कौन कौन से इसमें रूल्स हैं, कौन कौन इसमें प्रोहिबिटेड है, किसके लिए एजम्पन्स है, क्या क्या इसमें सजेशंस है। तो ये सारा कुछ हमें डिटेल में देखा है, तो उसको आप देख सकते हैं, आपका नोट्स उसमें आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल एवरमेक्टिन यूज डिस्पाइट डब्ल्यूएचओ एडवाइस। तो ये एवरमेक्टिन का भी कल गोवा गवर्नमेंट ने भी निकाला था कि भाई आप यूज कर सकते हैं इसको। तो इसको डब्ल्यूएचओ ने बोला कि सही नहीं है, पॉसिबल ट्रीटमेंट रिकमेंड नहीं किया गया था डब्ल्यूएचओ ने, लेकिन तब भी हमारे नेशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में है। तो इसके बारे में आप समझ सकते हैं, आइवरमेक्टिन डिजीज जो है एक तरह से एंटी, आप कह सकते हैं पैरासिटिक इसके लिए है, आपका इन्फेक्शन के लिए है, एंटी पैरासिटिक एजेंट्स है एक तरह से। तो इसको यूज किया जा रहा है, इसको तो आप थोड़ा सतर्क रहें कि इसको बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के आप यूज ना करें। नेक्स्ट आपका आर्टिकल इन्फ्लेशन इज टू 4.29% बेस लिफ्ट्स आईआईपी। तो ये बेसिकली जो है इन्फ्लेशन का डेटा आया है आपका अप्रैल का, तो उसमें देखा गया 4.29% रिटेल इन्फ्लेशन रही है, 3 महीने के कम पे है, जबकि 5.52% था मार्च में। ये क्यों? क्योंकि फूड इन प्राइसेज जो है कम हुए हैं, दाम उनका कम हुआ है, और उसके अलावा बेस इफेक्ट है। और इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है आईआईपी जो मेजर करता है वो भी देखा गया बढ़ के 22.4% हो गया है। तो ये इन्फ्लेशन जो है सीपीआई डब्ल्यूपीआई को हमने अलग से वीडियो में कवर किया है, यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा जिसको कि आप क्लिक करके, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं इसके बारे में। डब्ल्यूपीआई क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, और बाकी इकोनॉमिक लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। आईआईपी के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। ये जो बेसिकली इंडेक्स है जो कि वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का ग्रोथ बताती है, जैसे मिनरल हो गया, माइनिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ये कंपाइल किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, सीएसओ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है। 6 वीक्स आफ्टर द रेफरेंस मंथ एंड। तो रेफरेंस मंथ जिस मंथ का आप देख रहे हैं डेटा जो है, उसके 6 महीने के बाद जो है ये डेटा आता है आपका। बेस ईयर है 11-12 का आपका, और इसमें 3 ब्रॉड सेक्टर्स इसमें हैं बेसिकली, इसके अंदर और भी इंडस्ट्रीज हैं, तो 3 ब्रॉड सेक्टर में इसको बांटा गया है। माइनिंग, इसमें एक इंडस्ट्री है, इसमें इसका वेटेज है इतना, वेटेज मतलब कि 100% में कितना कितना इसको वेटेज दिया गया है, पार्ट है इसका कितना, इसका रैंकिंग का वेटेज है, रैंकिंग का इंपॉर्टेंस है। मैन्युफैक्चरिंग में 405 आइटम्स है, और इसका वेटेज सबसे ज्यादा है 77.633। इलेक्ट्रिसिटी में आपका 8% तकरीबन वेटेज है। तो ये बहुत बार पूछा था प्रीलिम्स में, इसको आप ऑर्डर में अरेंज करिए, सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, उसके बाद किसका है, और कितने आइटम्स हैं, बेस क्या है इसका, कौन इसको पब्लिश करता है, तो ये सब चीजें आपको जानने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है तेंदुलकर ट्रिब्यूट टू द नर्सेज। ये बेसिकली कल जो है 12 मई को नर्सेज, इंटरनेशनल नर्सेज डे था, तो इसको लेकर के है ना, ये क्या है बेसिकली इसको मैं बता देता हूँ आपको। इंटरनेशनल नर्सेज डे जो हर साल 12 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों? ये बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि एक नर्स थी, फाउंडेशन फिलोसफर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। अब इनके बारे में जान ले थोड़ा सा। ये जो है इनका बर्थ हुआ था मई 12 1820 में, इटली में। ये एक ब्रिटिश नर्स थी, स्टैटिस्टिशियन, सोशल रिफॉर्मर, फाउंडेशन फिलोसफर। ये जो है इनका बेसिकली नाम कब हुआ, क्या काम हुआ इनका बेसिकली, किस काम के लिए, तो इंचार्ज थी नर्सिंग और एलाइड सोल्जर्स इन टर्की, क्राइमेरियन वॉर में इनको डिप्लॉय किया गया था बेसिकली नर्सिंग के लिए, ब्रिटिश और एलाइड सोल्जर्स के नर्सिंग के लिए। वहां पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया बेसिकली, डूइंग नाइट राउंड्स, प्रोवाइडिंग पर्सनल केयर टू 100 पर्सन्स। इस कारण से इनका जो बेसिकली एक नाम हुआ नर्सिंग के केस में, और इनको डेडिकेट करने के लिए ये जो है इंटरनेशनल नर्सिंग डे मनाया जाता है। इसके साथ साथ इनको जो नाम मिला था लेडी विद लैम्प, कि नाइट में नाइट राउंड करती थी, देखती थी अलग वार्ड्स में लैम्प के साथ, तो इनको एक अलग नाम दिया गया था, लेडी विद लैम्प। तो ये बेसिकली नर्सेज डे के बारे में है। अगर प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव में कुछ पूछा जाता है तो इसमें आप आंसर कर सकते हैं इसके रिलेटेड।
तो फ्रेंड्स ये था आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। जरूर आप इसको लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको कुछ डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हैं, या कोई और न्यूज आपको जो कवर करना है तो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मेरे कोरा स्पेस को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको और भी जो कुछ न्यूज है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसको हमने क्लियर डिटेल में उसका नोट्स दिया है। टेलीग्राम पे आप, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।